BSc Physics second year, paper second, unit first, lecture 7th by Twinkle. The third application is electric field due to charge infinite length of wire. अब तक हमारा स्फेरिकल सिमेट्री थी, क्योंकि जो हमने पॉइंट चार्ज लिया था उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में स्फेरिकल सिमेट्री बनती है। यहाँ पर क्या है, हमारी एक लेंथ हमने वायर ली, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक हमने पढ़ा था कि अगर हम लाइन के अक्रॉस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो ये वही केस है। तो हमने लेंथ के अक्रॉस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो अब हमें इसके जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो सारे उन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन के अलोंग, तो हमारी जो सिमेट्री बनेगी वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनेगी। तो इसमें जो हमारी गॉसियन सरफेस जो हम इमेजिन करेंगे वो होगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। So as shown in figure, a charge big wire is taken at a perpendicular distance from the wire. We wish to calculate the electric field line. By joining so many points, we can consider closed cylindrical gauge loop. तो हमें लाइन के अक्रॉस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उस लाइन के अक्रॉस। तो उन सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो बनेगा सिलेंड्रिकल गॉसियन लूप। जो पहले केस में क्या था कि वहाँ पे अगर पॉइंट के क्रॉस लें तो वो पॉइंट चार्ज से चारों तरफ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो उन सारे पॉइंट्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ज्वाइन करने पे वहाँ क्या बनता था, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ बनेगा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री मानी इस लाइन के अक्रॉस, क्योंकि अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारी सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनती है। अब देखिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिमेट्री में हमारी दो चीज़ आती है। एक आता है कर्व्ड सरफेस जो यहाँ पे मैंने डिनोट किया हुआ है, दूसरा आता है इसके जो साइड व्यू है, इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो गॉस लॉ लगाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस में, तो कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब जो हम एरिया भी ऑब्जर्व करेंगे वो भी हम आउटवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे। तो जो कर्व्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों क्या होगा, पैरेलल, तो इनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री। अब हम आते हैं क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ। तो जो क्रॉस सेक्शन में है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहाँ पे, वो हमेशा परपेंडिकुलर ही निकलेगी, चाहे वो कर्व्ड सरफेस पे हो चाहे या फिर हमारे क्रॉस सेक्शन में। कभी भी लाइन के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलेगी, हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी। बट जो हम एरिया ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे वो हमारा होगा पर उसकी लाइन के अक्रॉस। देखिए जो क्रॉस सेक्शन है दोनों तरफ, वहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो ऑब्जर्व करेंगे एरिया हमेशा उस लाइन के अक्रॉस दोनों तरफ खड़े होके कि वो उसी की डायरेक्शन में होगा। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलेगी दोनों ही क्रॉस सेक्शन में। तो यहाँ पे एरिया जो और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन में क्या हो गया, 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आएगा 90 डिग्री। तो दो केस बने, पहला कर्व्ड सरफेस, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, और दोनों क्रॉस सेक्शन है दोनों तरफ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो डायरेक्शन है वो है परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री। हमारे दो केस बने, पहला क्रॉस सेक्शन, सेकंड बना कर्व्ड सरफेस। तो क्रॉस सेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, क्या होता है फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। हमने क्या बताया था, क्रॉस सेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। तो क्या बन गया, ई ए कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लक्स 0 हो गया फर्स्ट केस में क्रॉस सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन मतलब साइड व्यू दोनों तरफ का। सेकंड है हमारा कर्व्ड सरफेस। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। हमने क्या बताया, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 0 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया, फ्लक्स आ गया मैक्सिमम ई ए। Now to find the how much electric field linked with the infinite length of wire, we apply the Gauss law. Then what is the Gauss law? Phi equals to integration E dA equals to net charge enclosed upon epsilon naught. The linear charge density is lambda, क्योंकि हमारा यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइन के क्रॉस है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लगेगी लैम्डा इक्वल्स टू रो अपॉन एल। तो चार्ज के आगे क्यू इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एल। हम ये फ्लक्स निकाल रहे हैं कर्व्ड सरफेस के लिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन व्यू के लिए हमारा फ्लक्स क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो क्या हुआ, फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय डेट जो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन ई डी ए, क्योंकि थीटा क्या हो गया 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, इक्वल्स टू जो टोटल चार्ज हमने निकाला था लीनियर चार्ज डेंसिटी थे वो क्या था, लैम्डा एल।
पुट करी वैल्यू इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो गया नेक्स्ट स्टेप में ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ई इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो जो हमारा एरिया है उसका टोटल इंटीग्रेशन निकालेंगे क्योंकि अभी हम स्मॉल पार्ट के लिए कर रहे थे, इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो एरिया क्या हो गया अब सिलेंड्रिकल का, क्योंकि हमने यहाँ पे जो सरफेस माना गॉसियन सरफेस वो सिलेंड्रिकल था, तो उस एरिया क्या हो गया 2 पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पे लेंथ, आर क्या है यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर। हमने डी ए की वैल्यू रखी इक्वेशन में ई 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ गई लेमडा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई उसकी इक्वेशन। नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट और प्लेन। तो इस केस में हम एक इनफाइनाइट चार्ज शीट लेंगे, तो जो हमारा गॉसियन जो सरफेस बन के आएगा इस केस में भी हमारा सिलेंड्रिकल सरफेस बन के आएगा, क्योंकि अगर हम प्लेन चार्ज ऑफ शीट लें तो उससे जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी प्लेन चार्ज शीट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। तो उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो एक सिलेंड्रिकल सिमेट्री निकल के आएगी। अगर सिलेंड्रिकल सिमेट्री है तो फिर दो केसेस होंगे, एक कर्व सरफेस का होगा, एक हमारा क्रॉस सेक्शन का होगा। बट इस केस में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, मतलब कि जो अगर हम क्रॉस सेक्शन लें दोनों तरफ के सिलेंडर का, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन दोनों में सेम है, बट इन कर्व्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो हमारे जो क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, तो वहाँ पे एंगल हो गया थीटा, और हमारे जो कर्व्ड सरफेस में है वहाँ पे एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। ये अपोजिट केस है, जब हम लाइन ऑफ चार्ज लेते थे वहाँ पे कर्व्ड सरफेस में जो क्या आता था 0 डिग्री एंगल आता था, क्रॉस सेक्शन में आता था 90 डिग्री। ठीक है, इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी हुई हमारी सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाय ए, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो 2 डायमेंशन में एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज क्या आ गया क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। फर्स्ट केस हुआ यहाँ पे कर्व सरफेस में, मैंने बताया था यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होगी वो हमारे सिलेंड्रिकल के एक्सिस के अलोंग होगी, बट कर्व सरफेस में हम एरिया कहाँ पे मेजर कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो जो थीटा एंगल होगा ए और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो क्या हो गया इस केस में 90 डिग्री। तो हम लगाएंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ होता है फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होने की वजह से जो एंगल क्या वो हो गया हमारा cos 90 डिग्री क्या हो गया 0। तो फ्लक्स निकल के आया हमारा कर्व सरफेस पे वो क्या हो गया 0 इस केस में। सेकंड केस इज टोटल फ्लक्स फॉर द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन हमारा दो साइड का है, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। तो फ्लक्स क्या हो गया φ1 प्लस φ2। ठीक है, तो φ1 फ्लक्स क्या होगा वही हमारे गॉस लॉ के थ्रू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए प्लस सेकेंड के लिए इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्रॉम इक्वेशन ए, जब इक्वेशन से हमारा जो चार्ज निकल के आया था वो क्या आया था क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए। हम दोनों साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ई डी ए इक्वल्स टू जो हमने चार्ज की वैल्यू पुट करी वो आ गई सिग्मा मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो एंगल है हमारे क्रॉस सेक्शन में वो क्या है हमारा 0 डिग्री। पुट किया 2 इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 0 डिग्री इसलिए क्योंकि क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन हमारी सेम है पर पैरेलल है टू ईच अदर, तो एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। एरिया ऑफ द शीट क्या आया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इजिकल्स टू कैपिटल ए, एरिया ऑफ द शीट हमने इसमें पुट किया 2EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इट इज़ ड्यू टू द चार्ज इनफाइनाइट शीट, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। नाउ देयर आर सम केसेस इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट। तो हमें दो चार्ज शीट हैं, एक पॉजिटिव चार्ज शीट है और एक नेगेटिव चार्ज शीट है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट पॉइंट P, Q एंड R। सबसे पहले हम देखते हैं P पॉइंट की वजह से। तो एक ये जो पॉजिटिव चार्ज शीट है इसकी वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पॉइंट की तरफ होगी, क्योंकि हमारी जो पॉजिटिव चार्ज शीट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में करती है और नेगेटिव चार्ज शीट की वजह से इनवर्ड की तरफ, तो P पॉइंट से आउटवर्ड की तरफ। तो ये क्या हो गई सेम डायरेक्शन में हो गई दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम P पॉइंट पे देखें तो ये क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो एक पर्टिकुलर चार्ज शीट की वजह से क्या होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E पॉइंट पे P पॉइंट पे तो दोनों ऐड हो जाएंगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बन जाएगा सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। अब हम देखें क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में और क्यू पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज शीट की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्यू पॉइंट पे क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्यू पॉइंट पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई वो क्या हुई, 0 हुई। सिमिलरली अगर हम आर पॉइंट पे चेक करें तो आर पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज शीट की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में भी हमारी आर पॉइंट पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इफ़ वी कंसिडर केस 2 हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज शीट, तो हमें यहाँ पे भी पी क्यू आर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है बाय द फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पी पॉइंट पे हमने देखा पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी आउटवर्ड और सेकंड पॉजिटिव शीट की वजह से भी आउटपुट। तो पी पॉइंट पे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पी पॉइंट पे क्या होगा, 0। तो अब हम क्यू पॉइंट पे चेक करेंगे तो फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज शीट की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में और सेकंड की वजह से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली आर पॉइंट पे भी दोनों तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।